नाम सुना है पहले? कहाँ सुना है? मैथ्स में? मैंने तो पहली बार सुना। आंसर ना देना पड़े इसलिए। ठीक है। स्टैट्स जो है वो एक मैथमेटिकल फील्ड है, ठीक है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। किस लिए यूज होता है? तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली यूज करते हैं हम लोग। एक सेकेंड। किसी डेटा कलेक्शंस में से पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए, व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द पैटर्न फ्रॉम एनी डेटा कलेक्शन, वी ऑलवेज यूज स्टैट्स, है ना। जैसे क्या होता है कि जब भी कोई डेटा कलेक्शन हमें मिलता है, उसके अंदर कई सारी हिडन इंफॉर्मेशन होती है ना। वो हिडन इंफॉर्मेशन के लिए आप मैथमेटिकल टर्म्स कुछ यूज करते हैं जिनको हम स्टैट्स बोलते हैं। स्टैट्स और मैथ्स में वैसे डिफरेंस है। मैथ्स जो होता है वो कैलकुलेशन के लिए होता है ना, कि आपने कैलकुलेट किया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटीग्रेशन, है ना, ये सारी चीजें आपने लगा दी, उससे आपको कैलकुलेटिव वैल्यू मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं पैटर्न्स, और पैटर्न के लिए थोड़ी सी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। ऑल दो इट्स अ मैथमेटिकल वे ऑफ वर्किंग, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक मैथ्स, है ना। ये जो तरीका है ये मैथ्स का कैलकुलेशन यूज करता है, लेकिन मैथ्स है नहीं, है ना। ये पूरा जो कैलकुलेशंस होता है ये पैटर्न रीडिंग के लिए होता है। आप अपने डेटा के अंदर जो हिडन इन्फॉर्मेशन होते हैं या पैटर्न्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है डेटा एनालिसिस करने के लिए, बिकॉज एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमें पैटर्न चाहिए, उस डेटा से हिडन इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, हमें उसमें से इंसाइट्स निकालने। तो इंसाइट्स आप मैथमेटिकल वे से नहीं निकाल सकते, आपको स्टैटिस्टिकल वे से निकालना होता है। समझ आई? तो स्टैटिस्टिक्स इसीलिए फील्ड हम लोग डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। अब यहां पे जैसे आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हैं, डेटा एनालिटिक्स में कौन कौन सी फील्ड होती है? तो डेटा एनालिटिक्स में जो सबसे पहला फील्ड होता है वो होता है डेटा इंजीनियरिंग। पता है आपको डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है? डेटा इंजीनियरिंग, कई सारे पोस्ट आपने देखे होंगे डेटा इंजीनियर्स के। क्या करते हैं डेटा इंजीनियर्स? डेटा वर्क करते हैं। फिर डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं? तो वर्क करना और एनालाइज करना क्या होता है? अलग अलग। डेटा इंजीनियर डेटा को प्रिपेयर करते हैं, डेटा को प्रिपेयर कर, डेटा कलेक्ट करते हैं इन शॉर्ट। क्या होता है कि कुछ एक टर्म्स में जब भी आपके पास मान लो कोई कंपनी है ना, मैंने कोई एक नई कंपनी स्टार्ट करी, उस कंपनी के अंदर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है ना, या फिर मेरे पास पूरा एनालिसिस नहीं है कि हमें इसको कैसे बनाना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए, कितने प्राइस सेगमेंट में बेचना चाहिए, मुझे कोई आइडिया नहीं। आई एम न्यू इनटू दिस बिजनेस, बिल्कुल नया। क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि सबसे पहले हम डेटा इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले तो नॉलेज बढ़ाएंगे ना अपनी, है ना, कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिक सकती है, किस प्राइस रेंज में बिक सकती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, है ना। या तो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट कहीं किसी कंपनी से बन रहा होगा, है ना, उनके रिव्यूज पढ़ेंगे, उनके चैलेंजेस पढ़ेंगे, सारी चीज़ें। ये जो सारी चीज़ें होते हैं इनको हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना। और डेटा कलेक्शन किस किस रिसोर्स से किया जा सकता है ये फाइंड आउट करने का काम होता है डेटा इंजीनियरिंग का। और वही आपको पूरा प्लान रेडी करके देता है। तो पूरी प्लानिंग जो होती है वो डेटा की और डेटा कलेक्शन की और पूरे आपके बिजनेस की, वो सारी प्लानिंग आपके डेटा इंजीनियर्स करते हैं, है ना। तो डेटा इंजीनियरिंग बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शंस।
डेटा को कलेक्ट करना। इसीलिए जब भी डेटा इंजीनियरिंग की बात होती है तो इसमें सबसे मोर इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है एसक्यूएल। डेटाबेसेस आपको पढ़ना ज़रूरी होता है ना। इसमें डेटाबेस सबसे प्राइमरली चीज़ होती है। एसक्यूएल या मोंगोडीबी, इस तरह से आपको डेटाबेस की क्वेरीज सीखनी पड़ती है इसमें। और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। ये आपको आना चाहिए। वेब स्क्रैपिंग का मतलब पता है आपको? वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम वेबसाइट बाय एनी कोड के थ्रू। ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट जाके कर रहे हैं वेबसाइट पे, है ना। जैसे पाइथन आप पढ़ रहे हैं तो पाइथन के थ्रू वेब स्क्रैपिंग होती है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू वेब स्क्रैपिंग होती है ना। हर एक अलग अलग लैंग्वेजेस से वेब स्क्रैपिंग होती है। तो अगर वेबसाइट पे रखा हुआ कोई डेटा है, रेलिवेंट है आपका, है ना, आपको रेलिवेंट डेटा आपको वेबसाइट पे मिल गया, तो कई सारे वेबसाइट्स हैं, ऐसे एक नहीं है, कई सारे हैं। तो कई सारे वेबसाइट्स पे जा के हम डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए यूज किया जाता है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग में यू जस्ट टेक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनकी वेब स्क्रैपिंग की कोई लाइब्रेरी होती है। जैसे पाइथन की अगर हम बात करें तो एक वेब स्क्रैपिंग की लाइब्रेरी है जिसको हम बोलते हैं BEAUTIFULSOUP। क्या हुआ? ब्यूटीफुल सूप। ये लाइब्रेरी है जो वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज की जाती है। अब वेबसाइट से डेटा डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा HTML कॉपी कर रहा है, मुझे कंटेंट कॉपी करना है। कहाँ कहाँ से कंटेंट चाहिए, कोई इमेज चाहिए होगी तो इमेज ले सकते हैं, है ना। जैसे आप कोई भी वेबसाइट बनती है तो HTML में जनरली उसका जो फ्रंट एंड बनता है, तो HTML में क्या होता है, टैगिंग होती है ना। HTML जो बनता है टैग होते हैं उसके अंदर। टैग में इमेज का टैग हो गया, पैराग्राफ का टैग हो गया, है ना, उसके लिंक का टैग हो गया, सब अलग अलग तरह के टैग बने होते हैं। तो ब्यूटीफुल सूप क्या करता है, उसके टैग वाइज डेटा उठा सकता है। ठीक है, टैग वाइज कौन सा टैग चाहिए हमें, तो हमें इमेज टैग चाहिए तो इमेज वाला सारा डेटा आ जाएगा। जो उस वेबसाइट के अंदर जितने इमेजेस होंगे सारे डेटा आपको वहां पे रिटर्न करके दे। ठीक है, तो ये सब डेटा कलेक्शंस के अलग अलग पार्ट है। तो डेटा इंजीनियर्स को यही रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या होता है? नाम सुना है पहले? नहीं सुना है? माइनिंग का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन। माइनिंग का मतलब एक्सट्रैक्शन। तो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, डेटा इंजीनियर ने डेटा कलेक्ट करके दे दिया आपको। ठीक है, अब उसमें से हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। मतलब पूरा का पूरा डेटा हमारे लिए यूजफुल तो होगा नहीं, है ना। उसमें से कुछ एक इंफॉर्मेशन अगर यूजफुल है तो उनको हम लोग क्लीन करते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग डेटा क्लीनिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे डेटा क्लीनिंग होती है। सेकंड, इसमें डेटा फॉर्मेट होता है। डेटा को हम अपने फॉर्मेट में चेंज करते हैं जैसा हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये काम होता है डेटा माइनिंग का। थर्ड, तीसरा होता है डेटा को एनालाइज करना। दिस द थर्ड स्टेप, डेटा एनालिसिस। अब यहां से आप डेटा को एनालाइज करते हैं। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए ये दो स्टेप्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। मतलब डेटा को कलेक्ट करना एंड डेटा को फॉर्मेट या क्लीन करना, ये कंप्लीटेड होने के बाद देन यू स्टार्ट डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस में क्या होता है, क्या करते हैं डेटा एनालिसिस में, क्या करते हैं? डेटा एनालिसिस दो तरह की होती है। ठीक है, सबसे पहला होता है EDA। EDA का मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। और दूसरा होता है विजुअलाइजेशन।
ठीक है। ईडीए के थ्रू आप कैलकुलेशंस करते हैं और कैलकुलेटिव इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, ये ईडीए का पार्ट है। ठीक है। और विजुअलाइजेशन का मतलब जिसमें हम उसका एक विजुअल ग्राफ क्रिएट करते हैं और उस विजुअल ग्राफ के थ्रू हम अपने डेटा की एनालिसिस करते हैं, है ना। जैसे कॉलम चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, राइट। सो ये दो तरीके से डेटा एनालिसिस की जाती है। फाइन है। एक न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक के लिए ईडीए यूज करते हैं, और दूसरा होता है विजुअलाइजेशन। ठीक है। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग से डेटा एनालिसिस तक। अब इसी के बाद आपका यूज होता है डेटा मशीन लर्निंग को यूज करना, एमएल, है ना। ईडीए क्या, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये क्या है? डेटा को एक्सप्लोर करना, उसके हिडन इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करना, मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना, ठीक है, एवरेज निकालना, काउंट निकालना, ये सब ईडीए का पार्ट होता है। ठीक है। एक्सप्लोरेशन, डेटा को एक्सप्लोर किया जाता है, उसके अंदर जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है, प्रोबेबिलिटी निकालना, ये सब ईडीए का पार्ट है। ठीक है। मतलब मैथमेटिकली आप उस डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे एक्सेल में पिवट होता है, एक्सेल जो पिवट होता है, पिवट इज ईडीए बेसिकली। हम उसमें एक्सप्लोर ही कर रहे हैं डेटा को ईडीए के थ्रू, है ना। तो पिवट टेबल पूरा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, और उसी का विजुअल एनालिसिस क्रिएट कर दिया तो विजुअलाइजेशन हो गया, जिसमें ग्राफ बना दिया। ठीक है। क्योंकि ईडीए सबके समझ में नहीं आ सकता ना, ईडीए का जो पार्ट होता है सबको समझ नहीं आता। ईडीए अगर आप कैलकुलेशंस में है तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। इफ यू आर एनालिस्ट, अगर आप एनालिस्ट है ऑलरेडी तो आपको पता चल जाएगा, जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आती होगी जिसको, उसको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप बॉस को दिखाएंगे जिसको कोई मतलब ही नहीं है, हाँ, तो उसको एक विजुअल दिखाना पड़ता है कि भाई ये विजुअल है, ये ग्राफ है, तो ये है, ये वो है, और डेटा रिपोर्ट उस तरह से बनता है आपका। ठीक है। चलिए, इसी के बाद आपका मशीन लर्निंग ऐड होता है। मशीन लर्निंग बेसिकली यूज किया जाता है आपके डेटा में फोरकास्टिंग ऐड करने के लिए। फोरकास्टिंग का मतलब, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शंस, है ना। सो इफ यू वांट टू डू सम फ्यूचर प्रिडिक्शंस, यू कैन अप्लाई मशीन लर्निंग इनटू इट, right? There you get some data from नेक्स्ट, जैसे कोई सेल्स का डेटा है तो सेल्स के डेटा में नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का डेटा मुझे चाहिए। ठीक है। तो आप यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग। फिलहाल इतना ही। ठीक है। अब आते हैं डेटा कैसा होना चाहिए। डेटा कैसा, अगर हमने अभी तो डेटा इंजीनियरिंग करनी नहीं है, डेटा इंजीनियरिंग अभी करनी नहीं है। हाँ, डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अभी अभी जो हमारा पार्ट रहेगा वो डेटा माइनिंग का है और डेटा एनालिसिस का। मतलब वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डेटा क्लीनिंग एंड व्हाट इज डेटा फॉर्मेटिंग एंड हाउ वी डू, हाउ वी परफॉर्म ईडीए एंड विजुअलाइजेशन। दैट इज व्हाट द पार्ट ऑफ आपका डेटा एनालिसिस का। अब इसमें क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग, डेटा कलेक्शन जो है वो अभी हमें नहीं करना है। डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है वेबसाइट्स पे, अलग अलग फॉर्मेट्स में रखे हैं, उनको हमें यूज करके देखना है। अब डेटा किस टाइप में रखा रहता है, डेटा होता कैसा है, हम किस डेटा को यूज कर सकते हैं, है ना। डेटा एनालिसिस के लिए डेटा कैसा होना चाहिए। तो डेटा यहां पे दो तरीके का होता है। डेटा एक होता है एरे, और दूसरा टाइप का डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं टेबल। दो ही फॉर्मेट का डेटा हम लोग डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं, एक सिंपली एरे और दूसरा टेबल, राइट। एरे एक ऐसा डेटा होता है जिसमें कलेक्शन वेयर ऑल द डेटा Excuse me, sir. all the values are of same type, जहां पे सारे वैल्यू एक ही टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं एरेस। ठीक है। इट कैन बी 1D 2D 3D कुछ भी हो सकता है।
It can be of multi-dimensional. ठीक है, एरे फॉर्मेट का डेटा जो कि मल्टी डायमेंशनल होता है और अनलेबल्ड होता है. ठीक है, एरे फॉर्मेट का डेटा कैसा होता है? तो एरे फॉर्मेट के डेटा में जो डेटा कलेक्टेड होता है वो सेम टाइप का होना चाहिए, एक ही टाइप का डेटा. अगर आपने नंबर्स रखे हैं तो सारे वैल्यू नंबर ही होने चाहिए. अगर आपने फ्लोट रखे हैं तो सारे वैल्यू फ्लोट होने चाहिए. स्ट्रिंग रखा है तो सारे वैल्यू स्ट्रिंग होने चाहिए, है ना. इनको हम बोलते हैं एरे. तो एरे के फॉर्म में आपका डेटा होना चाहिए अगर आपको डेटा को एनालाइज करना है तो. ठीक है. सेकेंड, ये मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, अलग अलग डायमेंशन में हो सकता है, 1D 2D 3D 4D 5D, है ना. अलग अलग डायमेंशन में रखे जाते हैं. और अनलेबल्ड होता है. अनलेबल्ड का मतलब कि इसमें कोई भी लेबल डिफाइन नहीं होता, है ना. लेबल का मतलब कोई भी इनिशियली आपको उसमें, जैसे आपने डेटा रखा, जैसे लिस्ट आप यूज करते हैं, जब आप लिस्ट यूज करते हो लिस्ट में सिर्फ वैल्यूज रखते हैं, उसके लिए कोई लेबल डिफाइन नहीं करते. तो इसीलिए एरे लिस्ट जैसा ही एक डेटा होता है जिसमें लेबल नहीं है, लेकिन लिस्ट से डिफरेंट है. अब लिस्ट में क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं चलती. लिस्ट में जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी टाइप का डेटा रख लो. एरे की प्रॉपर्टी होती है कि सिर्फ एक ही टाइप का डेटा आप रख सकते हैं, अलग अलग टाइप का डेटा नहीं रखा जा सकता. राइट. लिस्ट भी मल्टी डायमेंशनल होता है, ये भी मल्टी डायमेंशनल हो सकता है. लिस्ट भी अनलेबल्ड होता है, ये भी होता है. बट एक प्रॉपर्टी है जो लिस्ट से डिफरेंट है एरे की, कि उसमें आप एरे में किसी भी टाइप का डेटा नहीं रख सकते, आपको हर डेटा एक ही टाइप का रखना पड़ेगा. दिस इज हाउ वी यूज एरे. प्रैक्टिकली अगर एरे को हम समझें तो किस डेटा को हम एरे बोल सकते हैं? अब डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई प्रैक्टिकल डेटा पे ही करेंगे, डमी डेटा पे तो करेंगे नहीं. जो प्रैक्टिकल डेटा हमारे रियल टाइम पे चलती है उसी पे एनालिसिस करेंगे. तो रियल टाइम का एरे डेटा कौन सा है, किसको हम एरे डेटा बोल सकते हैं? रियल टाइम एरे डेटा कौन सा हो सकता है? रियल टाइम का मतलब ऐसा डेटा जो अभी तक आपने देखा है जिसको हम एरे की तरह यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बोला टेबल, टेबल का डेटा तो आप बता सकते हो ना, एक्सेल वाला टेबल, एसक्यूएल वाला टेबल, बता सकते हो ना. मतलब दीज आर द टेबल्स जिस टेबल को हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे कोई कंपनी है तो कोई कंपनी अपना डेटा जब स्टोर करती है तो जनरली टेबल के फॉर्म में करती है ना. मतलब रोज एंड कॉलम में एक्सेल का टेबल बना दिया, एसक्यूएल वाला टेबल बना दिया. परचेज मोंगो डीबी वाला डेटा तो वो नहीं हो सकता, एरे नहीं हो सकता ना. वो उसमें भी तो की वैल्यू होती है, तो लेबल तो है ना उसका. एरे की अगर हम बात करें तो एरे में आप यूज कर सकते हैं इमेजेस को, वीडियोस को. ये सारे ऐसे डेटा होते हैं जो एरे के फॉर्म में होते हैं. एक्चुअली आप कोई इमेज देखा है आपने, है ना. इमेज में जो भी वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज किसको बोलते हैं इमेज के अंदर? पिक्सल. पिक्सल के पास एक वैल्यू होती है, वो किस चीज की वैल्यू होती है? तो वो उसके कलर की वैल्यू होती है. जब इमेज देखें तो इमेज के अंदर पिक्सल्स होते हैं कई सारे, एंड दैट पिक्सल हैज सम वैल्यू. मतलब दैट वैल्यू इज एक्चुअली रिप्रेजेंट सम कलर, कलर की इंटेंसिटी बताता है. राइट. तो सारी वैल्यूज एक ही होंगी, न्यूमेरिक में होंगी सारी वैल्यूज, तो सारे नंबर्स हैं. और उसमें रोज एंड कॉलम्स में होता है, कोई भी पिक्चर होता है वो जनरली आप 2D में देखोगे, है ना. 2D में होता है लेकिन उसमें कहीं भी रो कॉलम का नाम नहीं लिखा होता. टेबल जब आप बनाते हो तो टेबल में तो हेडर बनाते हो ना आप, है ना. हर टेबल में क्या होता है कि हर टेबल के ऊपर में सबसे पहले हेडर बनाते हो आप. ये यहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ ये रहेगा. इमेज में नहीं होता. इमेज इज ऑल्सो अ 2D डेटा, बट देर इज नो एनी हेडर इज डिफाइंड इन टू इमेजेस. अनलेबल्ड है.
है ना। तो अनलेबल्ड जो डायमेंशंस के कलेक्शंस होते हैं उनको हम एरे बोलते हैं। देर इज नो डेफिनेशन फॉर एनी रो एंड नो डेफिनेशन फॉर एनी कॉलम। आप कोई भी नाम लिखते ही नहीं, आप सिंपली डेटा रखना स्टार्ट कर देते हैं। 1D में रखना है, 2D में रखना है, बिना किसी नाम के, ठीक है, उनको बोला जाता है एरे। तो इमेज इज प्योर एरे, ठीक है। इमेज हो गया, वीडियोस हो गया, वीडियो का ही एक्चुअली है, वीडियो तो इमेजेस ही होते हैं। सेकंड है आपका टेबल। टेबल डेटा कलेक्शन होता है ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग टाइप के डेटा के कलेक्शन को टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। टेबल मल्टी डायमेंशनल होता है, बट मैक्सिमम डायमेंशन 1 और 2 ही होता है, मतलब 2 डायमेंशन में टेबल लिखे जा सकते हैं। एक होता है 1 डायमेंशन, एक होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन से ऊपर का कोई टेबल नहीं होता, है ना। मैक्सिमम डायमेंशन 2 ही होती है, राइट। तो टेबल हैज 2 डायमेंशंस, 1D एंड 2D। 1D किसको बोलेंगे टेबल में? एक रो या फिर एक कॉलम। कॉलम ही होता है, टेबल रो ओरिएंटेड होता ही नहीं है। जो भी टेबल होता है, टेबल हमेशा कॉलम ओरिएंटेड होता है, रो ओरिएंटेड नहीं होता। ये भी डिफरेंस है। एरे रो ओरिएंटेड होता है, टेबल कॉलम ओरिएंटेशन पे होता है, राइट। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम को हम 1D बोल सकते हैं। अगर मल्टीपल कॉलम्स मिल गए तो वो 2D हो गया, ठीक है, बात समझ आई, राइट। तो टेबल हैज 2 डायमेंशंस, 1D एंड 2D। तीसरा होता है टेबल इज लेबल डेटा। ठीक है, अब इसमें कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक्सेल का टेबल, एक्सेल शीट हो गई आपकी, है ना, एक्सेल शीट हो गया। एसक्यूएल का डेटाबेस हो गया, ठीक है। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस भी हो गए, इसको भी आप टेबल में कंसिडर कर सकते हैं। ये सभी आपके टेबल हैं। तो जब डेटा आप इस तरीके से रखते हो तो वो टेबल फॉर्मेट में होता है, जब डेटा को इस तरीके से रखते हो तो एरे फॉर्मेट। और यही दोनों फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। एरे फॉर्मेट और टेबल फॉर्मेट, बस 2 ही चलता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं टेबल इसका, डेटा का दूसरा टाइप है ही नहीं, ठीक है। लेबल कह रहे हैं, जैसे टेबल बनाया तो कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम लेबल हो गया ना उसका। आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो डेटा को? आप लेबल से तो करते हो, कौन सा कॉलम है, उस कौन से कॉलम की कौन सी वैल्यू है। इमेज में कैसे बताएंगे? इमेज में कोई पिक्सल आइडेंटिफाई करना है, कैसे बताओगे कौन से कॉलम का है? पता ही नहीं। सर 1D टेबल क्या होता है? बनती है उसको जब हम डिफाइन करते हैं उस तरीके से तो बनती है, मतलब ये डेटा फॉर्मेटिंग है बेसिकली, डेटा को कैसे रखा जाता है, डेटा अरेंजमेंट। तो जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है लेबल डिफाइन करना, वहाँ लेबल करते हैं, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं वहाँ नहीं करते हैं। बनेगी कैसे, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपको रखा कैसे जाता है डेटा वो डिपेंड करता है, डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करके रखा गया है ना, जैसे डिक्शनरी है, जैसे लिस्ट है। तो लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है? एक लेबल्ड है, एक अनलेबल्ड है। लिस्ट अनलेबल्ड है, लिस्ट में सिर्फ आप डेटा रखो, देयर इज नो लेबल। डिक्शनरी में आप लेबल के साथ में डेटा रखते हैं, सिंपल सी चीज, वो डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। तो डेटा दोनों फॉर्म में हो सकता है, डेटा अनलेबल्ड भी हो सकता है, लेबल्ड भी हो सकता है। जनरल केसेस में लेबल डेटा रखा जाता है अगर वो नॉन टेक्निकली रखा गया है तो, है ना। जैसे किसी बिजनेस पर्पस का डेटा हो गया,
नॉन टेक्निकल डेटा है, तो उसको डेटा एंट्री जब होती है तो लेबल के साथ में रखना पड़ता है ताकि वो रीडेबल फॉर्म में कोई भी रीड कर सके उसको, ठीक है। लेकिन जो एरे वाला फॉर्मेट का डेटा होता है वो रीडेबल नहीं होता। जैसे इमेज है तो इमेज का डेटा थोड़ी रीड करते हैं आप, करते हैं? इमेज के अंदर क्या वैल्यू रखी है आपको क्या पता? इमेज का कलर ही तो दिखता है, रिप्रेजेंटेशन कलर से करते हैं, लेकिन डेटा क्या है पता ही नहीं है। जैसे इमेज जो हम बनाते हैं ये एआई में एमएल में पढ़ेंगे ना अभी इमेज कैसे बनती है, इमेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, बनाएंगे क्यों? मतलब वही कि पिक्सल क्या होता है, कैसे वो इमेज कहाँ पे पिक होती है। बस एरे बन गया, पिक्सल वो बन गया, इमेज बन गया, वो तो अभी भी बता दूंगा। अभी एरे पढ़ेंगे, उसको इमेज के फॉर्म में डिफाइन कर दो, हो गया। तो अभी भी बता दूंगा कैसे बनता है। एरे ही इमेज है, आप एरे बना देते हो, उसको बस सेव करना होता है इमेज के एक्सटेंशन में, हो गया, कुछ नहीं है। जैसा कि मल्टी डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम मैट्रिक्स की बात करेंगे क्या? एक ही बात है, हाँ बिल्कुल करेंगे। मैट्रिसेस वगैरह पढ़ेंगे वो तो लीनियर अलजेब्रा में आता है, उससे क्या फर्क तो पड़ता वो है? अलग हो जाएगा कि नहीं नहीं, सेम है। एरे में अगर बात करें तो एरे इज अ मैट्रिक्स, एरे पूरा मैट्रिक्स है। इमेज प्रोसेसिंग कैसे होती है? इमेज प्रोसेसिंग होती है मैट्रिक्स ऑपरेशन से, है ना। जब तक मैट्रिक्स ऑपरेशन पता नहीं होगा तब तक आप एरे पे कोई भी ऑपरेशन लगा ही नहीं पाएंगे, राइट? स्टैटिस्टिक्स में ये टॉपिक नहीं कवर करेंगे ना कि करेंगे क्या चीज? ऑपरेशंस करेंगे ना एक्सक्यूज मी अभी। सर। एरे का ऑपरेशन इज अ मैट्रिक्स ऑपरेशन, एरे के ऑपरेशन को ही मैट्रिक्स ऑपरेशन बोलते हैं। कई सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं जो मैट्रिक्स से डिराइव किए गए एरे के लिए। अब एरे जो होता है वो एरे एक्चुअली में एक प्रोग्रामिक आप बोल सकते हैं कि प्रोग्राम का एक मैट्रिक्स है। जैसे मुझे मैट्रिक्स प्रोग्राम में यूज करना था तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स यूज नहीं किया, हमने एरे यूज कर लिया, है ना। एरे को ही मैट्रिक्स बोलते हैं मैथ्स में। तो लेकिन मैथ्स तो पूरा न्यूमेरिकल हो गया ना, मतलब उसमें सारी चीजें मैट्रिक्स के अंदर न्यूमेरिक होती है। एरे में जरूरी नहीं कि न्यूमेरिक हो, एरे में जरूरी नहीं कि न्यूमेरिक हो। एरे को मैट्रिक्स की तरह यूज किया जा सकता है, बट प्योर एरे इज नॉट अ मैट्रिक्स, है ना। एरे को आप न्यूमेरिक डेटा दे दो तो मैट्रिक्स बन जाता है, न्यूमेरिक ना दो तो वो दूसरा डेटा बन जाएगा, ठीक है। एरे के ही ऑपरेशन में मैट्रिक्स का ऑपरेशन हुआ, मैट्रिक्स का कोई अलग ऑपरेशन नहीं होता, राइट, प्रोग्रामिंग में, राइट। चलिए ठीक है, अब ये हो गया आपके पास डेटा। तो डेटा ये दो फॉर्मेट में हमें फिगर आउट करना है कि हमारा डेटा इन्हीं दोनों फॉर्मेट में होना चाहिए, फाइन। चलिए तीसरा, थर्ड। सर ये 1D कॉलम क्या होता है? सॉरी, 1D कॉलम सर, 1D कॉलम? ये सॉरी 1D टेबल टेबल। हाँ 1D टेबल होता है ना आपका। जैसे आप टेबल बनाते हो तो टेबल में कई सारे कॉलम्स होते हैं, राइट। जैसे एक्सेल का टेबल बनाया आपने तो एक्सेल के टेबल में कई सारे आपके कॉलम्स हो गए। एक सिंगल कॉलम जो हो गया वो 1D हो गया। एक सिंगल कॉलम को आप ओके, क्या बोलेंगे? 1D बोलेंगे। मतलब मल्टीपल रोज हो सकते हैं बट सिंगल कॉलम। हाँ राइट, कॉलम, सिंगल कॉलम को 1D बोलते हैं, और कई ठीक है, सारे कॉलम के कॉम्बिनेशन को 2D बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक सर। ठीक है। हाँ तो एक्सेल का जो टेबल है वो 2D है, सिंगल कॉलम 1D है उसका, राइट। चलिए ठीक करेक्ट। है, ओके। नेक्स्ट आते हैं पाइथन। पाइथन से इसका क्या रोल है? सो पाइथन क्या करता है? पाइथन डेटा को लोड कराने में, जो एरे के डेटा हैं या टेबल के डेटा हैं इनको लोड कराने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा, डेटा जो आपको मिला है उसकी क्लीनिंग और फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा, डेटा की एनालिसिस करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तीन चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें आप प्रोग्रामिंग के तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है लोड डेटा। डेटा को लोड करने के लिए आप पाइथन की दो लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं, एक numpy एंड pandas, ठीक है। numpy एंड pandas ये दो लाइब्रेरी हैं पाइथन की जिसकी हेल्प से आप डेटा को लोड कराते हो, है ना। लोड और क्रिएट, अगर डेटा पहले से है तो डेटा लोड कराएंगे, डेटा नहीं है तो यू कैन क्रिएट इट, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, दो लाइब्रेरीज हैं, एक numpy लाइब्रेरी, एक पांडा लाइब्रेरी, ठीक है। numpy से आप
एरे पे काम करते हैं, पांडास से आप टेबल पे काम करते हैं। तो टेबुलर डेटा पे काम करना हो तो पांडास यूज करेंगे, और एरे के डेटा पे काम करना हो तो नमपाई का यूज करेंगे। ठीक है, तो लोड या क्रिएट डेटा के लिए आप यूज करेंगे नमपाई। एंड ऑपरेशन भी होते हैं इसके अंदर। इट्स नॉट ओनली टू लोड एंड क्रिएट डेटा, it have multiple operations to work with array and table. ठीक है। सेकेंड, आप डेटा को एनालाइज करने के लिए आप एक लाइब्रेरी यूज करते हैं जिसका नाम है SciPy। ये डेटा की एनालिसिस करने के लिए यूज की जाती है। तीसरा, विजुअल्स के लिए आप यूज करते हैं मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। इसमें डेटा क्लीनिंग भी लिख दो, डेटा क्लीनिंग भी हो जाती है इनसे सारी। लोड करना, क्रिएट करना या फिर डेटा को क्लीन करना, ये सारे प्रोसेस आप नमपाई और पांडास से करेंगे। डेटा को एनालाइज आप करेंगे SciPy से, और विजुअल बनाएंगे आप मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न से। ठीक है, ये 5 लाइब्रेरी है जो आपको यूज करनी है पाइथन के थ्रू। ठीक है, और ये पांचों लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। कैसे करेंगे? CMD पे जाना है, लिखना है pip install numpy pandas SciPy matplotlib और सीबॉर्न। ये स्पेस के साथ में नहीं देना है, आपको बिना स्पेस के लिखना है, बिना कमा के साथ लिखना है। कमा लिख दिया मैंने गलती से, कमा नहीं लगाना। सब एक साथ लिख दो, ये सबको एक एक करके इंस्टॉल कर देगा। ये किसमें रन करना होगा? CMD पे। हाँ, CMD पे जाइए, ये कमांड लिख दीजिए सारी। पाइथन में भी कर सकते हैं, पाइथन का जो टर्मिनल, पाइथन का टर्मिनल, VS कोड का टर्मिनल। पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन टर्मिनल मिलता है ना। पाइथन टर्मिनल कहाँ मिलता है? जैसे एनाकोंडा मिलता है। एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो तो एनाकोंडा का टर्मिनल मिलता है। कोंडा, एनाकोंडा कोंडा प्रॉम्प्ट आता है उसमें। हाँ, VS कोड के टर्मिनल पे कर सकते हैं या CMD पे कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि आप इसको CMD पे कर लो। CMD ओपन करो, पिप इंस्टॉल numpy pandas SciPy matplotlib और सीबॉर्न लिखो, एक ही बार में हो जाएगा सारा। पाइथन में भी आता है, जैसे एनाकोंडा पे आता है क्या चीज़? टर्मिनल। पाइथन में कोई टर्मिनल नहीं होता। जो ये पाइथन मैंने इंस्टॉल की है, ये जो दिखा रहा है, ये पाइथन दे दो टर्मिनल। पाइथन का टर्मिनल नहीं है वो, पाइथन का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन अलग होता है, टर्मिनल अलग होता है। टर्मिनल में कमांड एग्जीक्यूट कराई जाती है, एप्लीकेशन खुद एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एक्सक्यूज मी सर, एरर आ रहा है कि pip is not recognized as an internal or external command. पाइथन इंस्टॉल्ड है आप में? Yes sir. कौन सा वर्जन है? यहाँ पे विंडोज़ के स्टार्ट बटन पे जाके लिखो पाइथन, और पाइथन लिख के यहाँ चेक करो ये आइडियली आ रहा है कुछ आपका। आइडियली अगर आ रहा है तो आइडियली का वर्जन चेक करो कौन सा है। सर 3.14। 3.14 है, ठीक है।
ठीक है। अब इसके आइडियली के राइट हैंड साइड पे देखो, एक ओपन फाइल लोकेशन आ रही होगी, यस सर। ओपन करो। कर लिया? यस सर। हाँ, ये आपको यहाँ पे 4 शॉर्टकट दिख रहे होंगे, आइडियली, पाइथन, पाइथन, पाइथन करके। यस सर। ये चारों शॉर्टकट है। दोबारा से राइट क्लिक करो आइडियली पे, और राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करो। ठीक है, आगे यहाँ पे यस और नो? सर पाइथन के वो 3.4 जो 14 लिखा रहा है उस कमांड पे जाना है या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है? नहीं नहीं, इंस्टॉल करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। इंस्टॉल के लिए लेकिन ना? अगर इंस्टॉलेशन में आपको ये दिखे कि पिप इज़ नॉट इन एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड, तो मैं जो बता रहा हूँ वो करना है। अच्छा अच्छा। सर ये यहाँ पे आ गए इसमें IDEL में हाँ, जाके राइट क्लिक करके ओपन ओपन फाइल लोकेशन। हाँ, दोबारा से राइट। ओके सर। अब आप पहुँच गए यहाँ पे, यस सर। आ गए। इसमें फोल्डर दिख रहा है, DLL, डॉक, ETC, इंक्लूड, लिब, दिख रहा है ये सब? यस सर। ठीक है, इसमें स्क्रिप्ट्स नाम का एक फोल्डर होगा, Yes, sir. इसको डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ। चले गए? Yes, sir. हाँ. यस सर। अब ऊपर में देखो पाथ दिख रही होगी, इस पाथ को कॉपी करो, यहाँ पे क्लिक करके इस पाथ को कॉपी करो। सी यूज़र, यूज़र का नाम, ऐप डेटा, लोकल, प्रोग्राम्स, पाइथन, पाइथन आपका 314 आ रहा होगा, और स्क्रिप्ट्स। ये पूरा जो फोल्डर तक का पाथ है, ये फोल्डर पाथ हमें कॉपी करनी है। Yes, sir. कर लिया? कर लिया. उसके बाद आप दोबारा से स्टार्ट बटन पे आ जाओ, विंडोज़ के स्टार्ट बटन पे, और यहाँ पे लिखो एडिट, EDIT, एडिट। Edit. एडिट लिखोगे तो एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, Yes, sir. दिख रहा है? चलो इसको क्लिक करो। ठीक है, एडिट एनवायरनमेंट विजिबल Edit वेरिएबल फॉर environment योर variable, अकाउंट। हाँ, उसको क्लिक करोगे तो आपको ये पॉपअप विंडो दिखेगी। इस विंडो में इन्वायरमेंट वेरिएबल सबसे लास्ट एक बटन दिख रहा होगा, Yes, sir. इसको क्लिक करना है। Okay. कर दिया? सर मेरे में नहीं है। होगा नहीं है, ऐसे कैसे नहीं होगा, सबसे नीचे सर होगा। सर मेरे में न्यू एडिट और डिलीट है। किसमें? अरे एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे करो, एडिट, EDIT, एडिट। हो एडिट गया करेंगे तो एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, ऐसा कुछ सर, है। ये ओपन हो गया। ओपन हुआ तो ऐसा कुछ विंडो आया है, जैसा मैं यस दिखा सर। रहा हूँ। इसमें देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल दिख रहा है, सबसे लास्ट बटन। सर ऐसे विंडो नहीं आया। ऐसा विंडो नहीं आया तो कैसा नहीं। आया? ऐसा अ, ऊपर में देखो, ऊपर में टैब हो गया, एडवांस पे क्लिक कर दो अगर नहीं आया तो। एक मिनट। सर एक बार नोटपैड दिखाना, खोलना एक बार, क्या क्या लिख रहे हैं एक बार। क्योंकि पिप कई बार ही नहीं काम करता। नहीं, आपका जो आ रहा है वो ठीक है, जो आपने भेजा है ना। किसने भेजा है ये पिक्चर? नीलम ने। यस सर। नीलम ये सही है, यहीं पे रहने आप भी, आपको ये एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्लिक करने पे ही ये आता है। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद 2 बॉक्सेस दिखेंगे। जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक पाथ का ऑप्शन है, Yes, sir. इस पाथ पे क्लिक करो।
क्लिक करके एडिट पे चले जाओ। Okay. चले गए? जी सर। और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और अपने जो पाथ कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। डन। हो गया? ओके। फिर नहीं अभी ओके नहीं करना है, फिर से न्यू करना है। अगेन। हाँ अगेन न्यू करो, ओके। फिर से वही सेम पाथ पेस्ट करो। यस सर, डन। डन। लेकिन उस पाथ में स्क्रिप्ट हटाना है। ओके, एंड पे। हाँ, पाइथन 3.14 तक रखना है, स्क्रिप्ट हटाना है। आपके पास दोनों में से कि सिर्फ एक में से? सिर्फ एक में से एक में स्क्रिप्ट तक का पाथ रखना है, एक में बिना स्क्रिप्ट का पाथ रखना है। ठीक है सर। जैसे यहाँ पे डला हुआ मेरा, आप देख सकते हैं, ये है 3.11, एक स्क्रिप्ट तक का पाथ है, एक बिना स्क्रिप्ट का पाथ है। ठीक है सर। ठीक है, अब ओके कर लीजिए। पेस्ट कैसे करना है? पेस्ट यहाँ पहले न्यू पे क्लिक करो, फिर पेस्ट करो। या न्यू पे क्लिक करोगे तो एक ब्लॉक इनेबल हो जाएगी, उसमें पेस्ट कर दो। क्या? न्यू पे क्लिक करो और फिर पेस्ट करो। ठीक है, अब ओके कर दीजिए। नाउ दैट्स डन, सभी ओके कर दो आप। कंप्लीटेड। अब CMD को वापस से ओपन करो। CMD जो पहले ओपन है अगर पहले से, तो उसको बंद कर दो। दोबारा CMD को ओपन करो। ठीक है, पहले स्टार्ट करो पिप से, PIP लिख करके एंटर कर दो। अगर PIP काम कर रहा है मतलब नाउ यू कैन प्रोसीड विद द कमांड। PIP लिख के एंटर कर दो सिंपली। सर पता नहीं क्या क्या बहुत सारा लिखा हुआ आ गया। आ गया ना? हाँ बस वही चाहिए था। ठीक है, अब आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करो। मतलब पिप दैट मीन्स काम कर रहा है। तो अभी पिप लिखना है ना दोबारा? हाँ, अब दोबारा कमांड लिखोगे आप। अब मतलब पिप इज वर्किंग नाउ, सो यू कैन राइट दिस कमांड, पिप इंस्टॉल numpy pandas scipy matplotlib और seaborn। ये सारे एक साथ लिखो, एंटर कर दो। ये सब कुछ जितने भी लाइब्रेरीज हैं सब एक साथ इंस्टॉल कर देगा। So please, may I talk with you? यस यू कैन, बताइए। Sir, actually, I want to say that this time I'm not able to attend the class properly. It's not suitable time for me. Either you can tell me the other time for the class. और सर ऑलरेडी बिकॉज 2 बैचेस हम लोग के चल भी रहे हैं सर, एक आई थिंक ये कंप्लीट हो जाते तो हम लोग कुछ नया स्टार्ट करते ना। हाँ तभी तो स्टार्ट किया है मैंने। मोंगो डीबी कर नहीं लो सर, ना। अभी जैसे मोंगो डीबी चल रहा है और सैटरडे संडे तो हम लोग की क्लास रहती है ना, एक्सेल वाली भी। एक्सेल वाले, हाँ। या सर, हाँ सर नहीं तो दोनों का ये, इनका बहुत लोड हो रहा है। नहीं तो कोई बात नहीं, अभी मत करो फिर। इफ यू नॉट ऑलराइट कंफर्टेबल विद सर। द टाइम और एनीथिंग तो आप इसको अभी स्किप कर दो, बाद में कभी स्टार्ट होगा स्टैट्स का बैच तो कर लेना। ओके सर। सर मतलब कितना टाइम लगेगा फिर भी दोबारा से स्टार्ट होने में, कितने टाइम बाद होता है? हो जाता है 10-15 दिन, मतलब 2-3 हफ्ते बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ओके सर, ऑलराइट। ठीक है, आई विल कंटिन्यू मॉर्निंग वाला आफ्टर। टाइम ओके है? नो सर, मॉर्निंग में तो ऑलरेडी स्कूल होती हूँ। 12, अच्छा 12, तो मॉर्निंग में स्कूल ही होता होगा। शाम में ठीक है, देखूंगा मैं, किसी में स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया है एक ठीक है, फोटोज। सर इसके आगे क्या करना है? व्हाट्सएप पे आपने शेयर किया है, स्क्रिप्ट्स वाला एक पाथ लिखा आपने। आपका तो यस ऑलरेडी सर। पाइथन 3.14 पैक का पहले करा हुआ था। ये पाथ तो ऑलरेडी आप पे इंक्लूडेड है, आपको कुछ करना थोड़ी है। कहाँ है आप क्यों कर रहे हो आप ऊपर देखो, आप नीलम, आप देखिए ऊपर जो सेकेंड और थर्ड पाथ है वो तो ऑलरेडी उसमें है। 3.14 स्क्रिप्ट 3.14 तो ऑलरेडी डला हुआ है आपका।
आप क्यों कर रहे हो इसमें? पाथ ऐड दोबारा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों को डिलीट करो, नीचे वाले दो को। आपका पिप काम नहीं कर रहा है क्या नीलम? यस सर। आपका पिप काम नहीं कर रहा? सर एक्चुअली ना मैंने पाइथन की कुछ कुछ क्लासेस ही ली थी, तो आई थिंक मेरा थोड़ा बहुत रह गया है उसमें से। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप हम्म। जब CMD ओपन करते हैं, CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, तो यस सर। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे पिप लिख के देखो, क्या पिप को लिखने के बाद एंटर करने पे क्या ऐसा कुछ आ रहा है? एक मिनट सर। अगर आ रहा है तो यू डोंट हैव टू राइट। ये जो स्टेप अभी आपने किया उसको करने की आपको ज़रूरत ही नहीं। सर पिप करने के बाद एंड। सर बहुत कुछ आ रहा है आ इसमें रहा तो। है ना? हाँ, तो ठीक है। मतलब आपको तो पाथ सेटअप करने, पाथ उनके लिए सेटअप करना होता है जिनका पिप रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा होता है। बेसिकली उनके लिए हम पिप यूज़ करते हैं, पिप के लिए पाथ सेटअप करते हैं। तो आपका तो ऑलरेडी पाथ सेटअप किया हुआ है। वाई यू आर डूइंग दिस? इसको ज़रूरत नहीं है। आप बस पिप इंस्टॉल करके ये कमांड लिख करके एंटर कर दो, हो गया। आप ये कमांड लिखो पूरा पिप वाला, पिप इंस्टॉल numpy pandas scipy matplotlib और cbond, इसको लिख करके एंटर करो, इंस्टॉल हो जाएगा सारा। सर मैंने पिप करके एंटर किया तो बहुत कुछ लिखा हुआ आया। उसके नीचे मैं पिप इंस्टॉल करूँ क्या? हाँ, अब ये पूरा लिखो। पिप। जब पिप किया था तो हमने ये चेक किया कि पिप काम कर रहा है कि नहीं। पिप अगर काम कर रहा है, नाउ वी कैन इंस्टॉल ऑल द पैकेजेस ऑफ पाइथन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ओके है, चल इंस्टॉल हो गया सबका? किसका नहीं चल रहा? सर कैसे पता चलेगा इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ, मतलब करेक्ट है कि नहीं है? बता रहा हूँ। 2-3 वार्निंग्स भी आ रहे हैं एंड में। हाँ, वार्निंग तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से यही वाले जो कमांड है इसको रन करोगे तो बता देगा कि पैकेजेस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ऐसा करके रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा। सारे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। सेम कमांड वापस से ये जो हाँ, हमने अगर डाली हाँ अभी। सेम कमांड अगर रन करते हो तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताता हो। ओके। इंस्टॉलेशन प्रोसेस रन नहीं करता फिर, क्योंकि जो चीज़ पहले से है उसके लिए क्यों इंस्टॉल करेगा दोबारा। ठीक है, चलिए अब एक काम करना है आपको, एक फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आप कर सकते हैं, वहाँ एक फोल्डर बनाइए। फोल्डर का नाम रखते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स। 5 PM वीकडेज, ये ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पे। स्टैट्स 5 PM वीकडेज, एक फोल्डर बन गया। अब इसी फोल्डर के अंदर हमें अपनी फाइल्स बनानी। आप क्या यूज़ कर रहे हैं? जुपिटर, एनाकोंडा यूज़ कर रहे हैं, तो आप मत बनाइए, तो उसका फिक्स फाइल, फिक्स फोल्डर हुआ है फ्रेमवर्क। सर VS कोड यूज कर रही हूँ तो वही बना दूँ ना? हाँ, तो फोल्डर बनाइए। अगर विजुअल स्टूडियो कर रहे हैं तो आप बनाइए। स्टैटिस्टिक्स का ये जो फोल्डर बनाया हमने, इस फोल्डर के अंदर चले गए, राइट क्लिक कीजिए, शो मोर ऑप्शन पे जाइए, ओपन विथ कोड कर लीजिए। इट विल ओपन दिस फोल्डर इनटू दिस VS कोड। ओपन विद। यहाँ पे फोल्डर पे राइट क्लिक करो, शो यस मोर सर। ऑप्शन पे जाओ, यस सर। एंड यहाँ ओपन विथ कोड लिखा रहा होगा। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। आप VS कोड है आपके पास? नहीं। क्या यूज़ करते हैं आप? सॉफ्टवेयर क्या यूज़ करते हैं? पाइथन किस पे आप लिख रहे हो? वो एनाकोंडा सर। हाँ, तो एनाकोंडा पे लिख रहे हो तो इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। एनाकोंडा के पास ऑलरेडी ये लाइब्रेरी पैकेजेस होते हैं। ओके। हाँ, ये सारे इनबिल्ट हैं ऑलरेडी। तो एनाकोंडा और जुपिटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं
sir. एनाकोंडा में से जुपिटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास सारे पैकेजेस हैं ऑलरेडी। जुपिटर में ठीक है। जुपिटर लैब के पास, जुपिटर बुक के पास, नोटबुक के पास इंपोर्ट तो करना पड़ेगा उस टाइम पे। कहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशंस आर ऑलरेडी डन, है ना। हम लोग कई लोग जुपिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी एक्चुअली यूज़ VS कोड फॉर दैट, है ना। और VS तो कोड जुपिटर और VS कोड में, सॉरी, एनाकोंडा और VS कोड में क्या फर्क है? दोनों अलग अलग आईडीज़ हैं। दोनों VS कोड बेसिकली डेवलपमेंट पर्पस के लिए बनाए गए हैं और डेटा एनालिसिस के लिए एनाकोंडा को बनाया गया है ना। लेकिन एनाकोंडा में एक प्रॉब्लम ये है कि वो सजेशंस वगैरह नहीं देता कुछ भी, है ना। तो कई बार आपको कई सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है और आपको रेफरेंस नहीं मिल पाता। VS कोड यूज़ करते हैं तो कई सारे रेफरेंशियल चीज़ें हमें मिलती रहती है ना। तो प्रोग्रामिंग लिखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं। जुपिटर में यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो सर इवन क्या अगर इंस्टॉल करना है फिर अभी हमें, और VS आप कोड? अभी आप जुपिटर ही यूज़ करो तो जुपिटर ही करो। VS कोड सेटअप कराने में टाइम लगेगा अभी। सर VS कोड और एनाकोंडा दोनों में मल्टीपल लैंग्वेजेस लिखी जा सकती हैं कि सिर्फ पाइथन ही? VS कोड में मल्टीपल लिख सकते हैं, एनाकोंडा में नहीं लिख सकते। ओके। और सर हम जैसे एनाकोंडा में तो ये पैकेजेस प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे हम अभी टर्मिनल में मैंने VS कोड में डाला पिप इंस्टॉल, तो वो कहाँ इंस्टॉल हो रहा है एग्जैक्टली? सिस्टम में, लोकल सिस्टम में हमारे? यहाँ पे हो रहा है जो आप मैंने आपको स्क्रिप्ट वाला फोल्डर दिखाया था। हाँ करेक्ट सर, करेक्ट हाँ, करेक्ट वहीं पे लिब नाम का एक फोल्डर है, करेक्ट इस सारी करेक्ट। लाइब्रेरीज के अंदर। पढ़ा तो था शायद आप, मॉड्यूल हाँ एंड ठीक पैकेजेस में बताया था मैंने आप। ठीक ठीक सर, ठीक। ठीक है, ओके है। चलिए, तो ये फोल्डर हमने बनाया, इसी फोल्डर में एक हम लोग फाइल बनाएंगे। अगर आप एनाकोंडा यूज़ करें तो आप नॉर्मली एक फ़ाइल बना सकते हैं, है ना, जुपिटर में। फाइल का नाम हम लोग रखेंगे डेटा अंडरस्कोर एरे, या आप एरे ऑपरेशन लिख दो सिंपली, एरे अंडरस्कोर ऑपरेशंस .ipynd। हाँ, इस फोल्डर के अंदर बनाना है, एरे अंडरस्कोर ऑपरेशंस .ipynd। और इसमें हम लोग एरे के ऑपरेशन सीखेंगे, एरे कैसे काम करता है। यहाँ एक कोड ब्लॉक क्लिक कीजिए, कोड का सेल ओपन कर लीजिए, इंपोर्ट करके चेक कर लो numpy को, इंपोर्ट numpy एज np। कोड सेल को रन कराओ, रन हो गया, मतलब numpy यू कैन यूज इट। इसके लिए भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी, अच्छा वो बताया था आपने, जुपिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा ना किसमें? विजुअल स्टूडियो कोड में। हाँ, जुपिटर का वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, सर ये रन यहाँ पर कैसे होगा इसमें? यहाँ पे रन करने का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और ये इसमें ऊपर लिखा रहा है इंस्टॉल अनेबल सजेशन एक्सटेंशन हाँ पाइथन प्लस जुपिटर। हाँ, तो वो इसको इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल कर लो। 3.14 पे क्लिक करो। ये इंस्टॉलिंग जुपिटर एक्सटेंशन यही ना सर? हाँ हाँ हाँ, शायद स्टार्टिंग में हम लोग ये कर भी रहे थे, नहीं हुआ था, याद है जब पहली क्लास थी, पहली या दूसरी क्लास थी, VS कोड सेटअप कर रहे थे, IPYNB फाइल बनाया था, नहीं हो रहा था।